Hi students, welcome to your second lecture of your second chapter. लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने बात करी थी कि जब इंडियन इकोनॉमी फ्री हुई थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उसके बाद क्या क्या पॉलिसी डेवलपमेंट्स आए. गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया इन द ईयर ऑफ 1950 एंड गवर्नमेंट केम विद द 5-year प्लान पॉलिसी जिसमें वो हर 5 साल की पॉलिसीज डेवलप करते थे, प्लान्स डेवलप करते थे और उन्हें इम्प्लीमेंट करते थे. फिर हमने बात करी थी कि हमारे 3 इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करते हैं, विच वॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया ने अडॉप्ट कौन सी करी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें मेरा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का दोनों का रोल था और वो रोल बहुत ही अलॉटेड और बाइफोकेटेड था. फिर हमने बात करी थी कि जो ये प्लान्स हैं इनके 4 बेसिक गोल सेटअप हुए थे. पहला हमारा क्या था? ग्रोथ. दूसरा क्या था? मॉडर्नाइजेशन. थर्ड क्या था? सेल्फ रिलायंस. और फोर्थ हमारा था इक्विटी. हमने ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया. एक क्वेश्चन में हमने लिंक किया ग्रोथ और इक्विटी को भी. अब हम हमारे थर्ड गोल पे बात करेंगे. यहाँ पे थर्ड गोल हमारा कौन सा था? सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस से आप क्या समझते हैं? मतलब खुद पे रिलायंस, यानी इंडियन इकोनॉमी हैड टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इट हैड टू रिड्यूस इट डिपेंडेंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस की. So briefly discuss self-reliance as an important goal of the 5-year plan. What are the necessary, why was it necessary for developing country like India to follow self-reliance as a planning objective? So the third major objective is to make the economy self-reliant. Self-reliance under the Indian condition means overcoming the need of external assistance. कि हम दूसरी economies पे जो हमारा assistance है, दूसरी economy से जो हम develop assistance लेते हैं, उन पे जो हमारी dependence है, we had to reduce it down. In other words, it means having development through domestic resources. That is, हमें अपने ही resources को उतना develop करना है, हमें inbuilt strength लानी है ताकि हमारी दूसरी economies पे, दूसरी countries पे dependence reduce down हो जाए. To promote the economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on the use of own resources in order to reduce our dependence on the फॉरेन कंट्रीज. सो 5-year प्लान का इनिशियली बेसिक फोकस ये था कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे इन्हांस करना है ताकि हमारी दूसरी कंट्रीज पे, दूसरी इकोनॉमीज पे डिपेंडेंस रिड्यूस डाउन हो जाए. तो जब भी आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछी गई हो, सो मेक श्योर दैट यू बाइफोकेट द आंसर्स. सबको खिचड़ी बना के प्रेजेंट मत करना. जो एग्जामिनर होगा वो आपके आंसर्स में बहुत कंफ्यूज हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि थ्योरी सब्जेक्ट जो है उसमें अगर आप पॉइंटर्स लिख रहे हैं तो आप पॉइंट लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ो और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो. और जो एक्सप्लेनेशन भी लिखो उसमें कोशिश करो दैट आप कीवर्ड को अंडरलाइन करो. अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप मेक श्योर करना कि आप बीच में अप्रोप्रिएट स्पेसेस दो, बिकॉज वो एक क्लैरिटी ला देगा. एग्जामिनर को आपका पेपर अच्छा लगेगा और आपका पेपर वो जल्दी जल्दी चेक कर पाएगा, तो वो कम इरिटेट होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा. तो मेक श्योर दैट द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी पेपर. तो अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि व्हाई वाज इट नेसेसरी. पहला हमने बात किया कि सेल्फ रिलायंस होता क्या है, फिर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट पूछ रहा था कि वाज सेल्फ रिलायंस नेसेसरी. सो द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला रीजन हमारा क्या बात करता है? To reduce the foreign dependence. As India was recently freed from the foreign control, it was necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. So stress should be given to attainment of self-reliance. India already ही ब्रिटिशर्स के हैंड से अभी फ्री हुआ था, एंड अगर वो एक और कंट्री पे, एक और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो जाता, सो देयर वर वेरी लार्ज चांसेस कि इंडिया को वो कंट्री डोमिनेट करने लग जाती, रूल करने लग जाती. सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि सेल्फ रिलायंस का गोल जो है वो प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाए. सेकेंड हमारा था टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस. तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही लिंक्ड हैं. पहला आप रिड्यूस करोगे फॉरेन डिपेंडेंस को, इसका एक और रीजन क्या होता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस रिड्यूस करना. इट वाज फियर्ड दैट द डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्टेड फूड सप्लाईज
foreign technology and foreign capital may increase the foreign interference in the policies of a country. तो ऐसा होता है कि अगर हम दूसरी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते तो वो हमारी इकोनॉमी में, हमारे पॉलिसीज़ में, हमारी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं. सो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव हमारे प्लान्स में इंक्लूड होए. पहला रीज़न क्या था? टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्री. दूसरा रीज़न क्या था? टू रिड्यूस द फॉरेन इंटरफेरेंस. So that is why self-reliance was necessary and it had to be incorporated in the 5-year plans. Next, discuss briefly the equity objective in the 5-year plan. अब equity से मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, चाहे तो आप यहाँ पे एरो डाल के लिख लो equality. Equity का मतलब होता है equality. That is the resources that are being produced and generated, the income that is being generated in the economy, it should be equally distributed among all sectors of the society. So, the objective of growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. So, it was important that all the benefits of the economic prosperities are availed by all the sections of the society. तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, दैट वाज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, वो तीनों ऑब्जेक्टिव अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. अब वो तीनों ऑब्जेक्टिव अगर आ भी गए बट उसका बेनिफिट सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नहीं मिला, देन द इकोनॉमी एज अ होल विल फेल. So according to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs and inequality in the distribution of wealth should be reduced. So equity aims to raise the standard of living of all people and to promote social justice. So equity का basic objective क्या था? It was to reduce the inequality of distribution of income among all the sectors of the society and to reduce the gap between the rich and the poor so that social justice objective can be prevailed. So ये हमने हमारे 4 basic goals complete किए planning के, जो कि थे growth, modernization, self-reliance and equity. अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. What were the main features or problems of the Indian agricultural sector between 1950 and 1990? अभी हमने बात करी हमारे बेसिक गोल्स की. अब हम हमारे कौन से सेक्टर पे आ रहे हैं? एग्रीकल्चर. सो हमें पता है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एंड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारा मेजर सेक्टर जो था वो प्रिवेल कर रहा था. बट हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो गया था. उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी. हम वही टेक्नोलॉजी यूज़ करे जा रहे थे, कोई इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी वही थी. तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था अब इंक्रीज होने की जगह एक डाउनफॉल पे जाता जा रहा था. So what were the main features and problem of agricultural sector between the 1990 and 1950 and 1990? Some of the main features of the Indian agriculture sector were low productivity. कि agriculture sector में बहुत ही low productivity prevail कर रही थी. Lack of knowledge in the responsibility, lack of knowledge was the responsibility. ये repetition है, आप इसको काट दो. For the stagnation of this sector. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब क्या होता है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दिया है. इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क दैन आर रियली नीडेड. उतने लोग चाहिए भी नहीं बट उतने लोग एम्प्लॉयड हैं. देयर वाज वेरी हाई इंसिडेंट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर. पहला हमारा लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Third, that the agriculture sector was highly dependent on rainfall. Due to poor agricultural techniques, farmers depended largely on the rainfall. Fourth point, subsistence farming. It is basically the practice of growing crops only for the one's own use without any surplus for trade. क्रॉप सिर्फ उतने ही ग्रो होते थे जितने रिक्वायर्ड होते थे एंड फार्मर्स उससे ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करते थे. वो कोशिश ही नहीं करते थे कि अगर हम सरप्लस क्रॉप प्रोड्यूस करें तो हम इन्हें मार्केट में सेल ऑफ कर सकेंगे.
और फिफ्थ हमारा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग वाज डन मैनुअली विदाउट एनी यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हार्वेस्टिंग और जो बाकी की एक्टिविटीज कैरिड आउट होती थी वो जनरली मैनुअली कैरिड आउट होती थी। तो हमारी इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स थी, एक तो लो प्रोडक्टिविटी थी, उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल था, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे एंड देयर वाज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए टू प्रमोट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। So name the two measures undertaken to promote growth in the agriculture sector. अब हमारे दो measures थे, पहला हमारा था land reform और दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। सो लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर और उसकी मेन प्रॉब्लम्स, फिर हमने पढ़ा कि कौन सी दो ऐसे मेजर्स आए टू प्रमोट एग्रीकल्चर। सो दो मेजर्स आए, हमारा पहला था लैंड रिफॉर्म और दूसरा हो गया हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म से आप लोगों का क्या मतलब है? सो लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड रिफॉर्म्स, ये यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, लैंड रिफॉर्म्स were needed to achieve the objective of equity in agriculture. So land reform से basically हमारा मतलब क्या था, to change the ownership of land holdings. So land reforms were needed to achieve the objective of equity in agriculture. जो bifurcation, जो inequalities exist कर रही थी, जो हमने land settlement system में पढ़ी थी, तो वो हमें remove करने के लिए land reforms were needed. एक्सप्लेन द नीड एंड द टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, की लैंड रिफॉर्म्स की बेसिकली जरूरत क्या थी एंड किस टाइप के लैंड रिफॉर्म्स हुए। सो द नीड ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स land reforms were needed in a country like India because majority of its population was dependent on agriculture and second objective क्या था, to achieve equality in the एग्रीकल्चर। अब हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इसलिए लैंड रिफॉर्म पहले चाहिए था। और दूसरा हमें पता है कि जो फार्मर्स थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उन्हें जमींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। कल्टीवेशन कौन करता था? फार्मर्स, बट उसका सारा बेनिफिट मोस्टली कौन ले जाते थे? जमींदार। सो वी हैड टू मेक श्योर दैट देयर इज इक्वालिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म कौन से आए? द मेजर मेजर्स वर टेकन अंडर लैंड रिफॉर्म्स वर, फर्स्ट द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। द इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश द इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स, यानी जो कल्टिवेटर्स हैं, द ओनर्स ऑफ लैंड। The ownership of right granted to tenants gave them the incentive to increase the output and this contributed growth in the agriculture. अब जब कल्टीवेटर को पता था, जब फार्मर को पता था कि जो ये लैंड मैं ओन कर रहा हूँ, जो लैंड पे मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, ये मेरा अपना लैंड है, दिस बिलोंग्स टू मी, तो उसके लिए एक इंसेंटिव है, उसको होगा कि मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा तो मैं ओन कंजम्पशन के लिए भी रख सकता हूँ और मैं मार्केट में भी सेल ऑफ कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से देयर वाज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, की कोई भी जो इंटरमीडियरीज हैं, जो अनलॉफुली, जो बिल्कुल ही इनवैलिड तरीके से बेनिफिट उठा रहे थे इन फार्मर से, उनको अबॉलिश कर दो। और जो लैंड का कल्टीवेटर है, जो लैंड का टिलर है, जो फार्मर है, जो उस पर एक्चुअली वर्क कर रहा है, मेक हिम दी ओनर। सो इससे क्या हुआ? इससे उन्हें एक इंसेंटिव मिल गया टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स। सेकेंड हमारे इसमें मेजर आती है लैंड सीलिंग। सीलिंग से हमारा मतलब क्या होता है? सीलिंग मीन्स सेटिंग अप दी अपर लिमिट, कि आप एक अपर लिमिट सेट कर दो कि इसके बियॉन्ड कोई लैंड ओन ही नहीं कर सकता। सो लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड which could be owned by an individual. तो गवर्नमेंट ने एक लैंड का लिमिट कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल 500 acres of land can only be owned by a person. I know it's big, but then government fixed a ceiling of land. तो उन्होंने कहा कि इससे बियॉन्ड जो भी लैंड तुम ओन करोगे वो लैंड हमारी कस्टडी में आ जाएगा. So the land beyond the specified limit would be taken over by the government and would be allotted to the landless cultivators.
The purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in few hands. It helped to promote equity in the agriculture sector. So ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही अच्छी रिफॉर्म आई कि उन्होंने कहा कि लैंड जितना एक पर्सन ओन कर सकता है उस पर उन्होंने लिमिट लगा दी, और जो भी लिमिट के बियॉन्ड ओन करता था वो लैंड गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती थी, एंड जो भी कल्टिवेटर्स जिनके पास लैंड नहीं था, दैट इज लैंड लेस कल्टिवेटर्स, वो जो एक्सेस लैंड होता था वो उन्हें अलॉट कर दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि इससे इक्वालिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आ गई, कि ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पर्सन के पास इतना सरप्लस लैंड है। तो जो लैंडलेस थे कल्टिवेटर्स, जो बहुत ही पुअर सेक्टर में थे, जिनके पास कोई लैंड नहीं था, उन्हें ये लैंड अलॉट कर दिया गया। तो हमने पढ़ा दो मेजर्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक लैंड रिफॉर्म आ गया और दूसरा आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म में हमने दो चीजें क्या पढ़ी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। So what were the reason because of which abolition of intermediaries was not able to fulfill the goal of equity? अब गवर्नमेंट जो दो रिफॉर्म्स लाई, हम एक बार आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है। तो आप यहाँ पे मेरे साथ साथ ही बनाइए इसे, हमारा मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हमने पढ़े, पहला लैंड रिफॉर्म जो कि बेसिकली था चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, और दूसरा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे अभी हम पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट दो पॉलिसीज लाई, फर्स्ट वन बीइंग अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। सेकेंड हम क्या पढ़ा, लैंड सीलिंग, दैट इज फिक्सिंग दी अपर लिमिट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। सो आपको एक तरीके से फ्लो चार्ट पता चल गया कि पहले आए हमारे लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, दो मेजर मेजर्स, और लैंड रिफॉर्म में आया हमारा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। इसमें से ये गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट पॉलिसी आई थी और ये पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल कर गई, जिसके रीजन हम अभी पढ़ेंगे। So the reasons because of which abolition of intermediaries failed were, in some areas the zamindars continued to own large areas of land by making the use of some loopholes in the legislation. जो भी लॉ बना उसमें उन्होंने कुछ loopholes निकाले, कुछ लॉ का फ्रेमिंग ऐसा था कि उसमें loopholes exist करते थे, and they exploited these loopholes and they were still the owners of very large areas of land. Second क्या था, that in some cases the tenants were evicted, यानी tenants को बाहर निकाल दिया गया और जमींदार ने ऐसे ही शो किया कि जैसे वो ही लैंड के कल्टिवेटर्स हैं। सो जो फार्मर्स थे, जो टेनेंट्स थे, जो टिलर्स थे, they were evicted, they were taken out and the zamindars portrayed themselves as the self cultivators. उसके बाद थर्ड, even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from the लैंड रिफॉर्म्स, बिकॉज उनके पास अब उन्हें लैंड तो मिल गया बट उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो सीड्स को, वो क्रॉप्स को खरीद सके और पूरा प्रोसीजर कैरिड आउट कर सके। सो दे डिड नॉट बेसिकली बेनिफिट मच फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि थोड़ा सा बीच में से बना हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका 1 मार्कर में आ सकता है, जिसमें वो पूछ सकते हैं विच वर द 2 स्टेट्स इन विच द लैंड रिफॉर्म्स वर वेरी सक्सेसफुल। सो मैंने इसमें ये इनकॉर्पोरेट कर दिया है, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन 2 स्टेट्स, वाई, कि इन 2 स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स इतना सक्सेसफुल कैसे हो गई। सो लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला and West Bengal because government of these states were committed to the policy of land reforms. However, the other states government did not have the same level of commitment and vast inequality existed in the land holding. So in the particular state, that is Kerala or West Bengal, में जो government थी, they were very determined and very committed to ensure proper
to ensure proper implementation of the land reforms, whereas in the other state the government was not very committed. आपको पता है corruption exist करती है, so कहीं ना कहीं government ने जो जमींदार्स को थे उनको ज़्यादा help out किया, exploit करने में वो loopholes, तो इसीलिए इन states की government उतनी committed नहीं थी. तो कौन सी दो state जिसमें हमारा land reform सबसे ज़्यादा successful हुआ? First Kerala and the second West Bengal. तो अब हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया विच वाज लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म के दो पार्ट्स थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग. हमने ये दोनों कंप्लीट किए. सबसे बेस्ट मेजर कौन सा था? हमारा लैंड सीलिंग का मेजर था. और अबॉलिशन क्यों फेल हुआ? क्योंकि जमींदार्स ने अपने आप को ही कल्टिवेटर शो कर दिया, उन्होंने लूप होल्स का फायदा उठाया और जो बिल्कुल ही पुअर फार्मर्स थे वो अभी भी इस लैंड रिफॉर्म से बेनिफिट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्स था ही नहीं पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करने के लिए. तो अब हम हमारी सेकेंड लेग ऑफ द मेजर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर पे मूव करेंगे विच टॉक्स अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? Why was it implemented and how did it benefit the farmers? Explain in brief. ये आपका NCERT का ही question है. So green revolution refers to the increase in the production of food grains due to the use of high yielding variety seeds. अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे क्या हुआ कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया. अब ये क्यों हुआ? ये हुआ विद द हेल्प ऑफ द HYV seeds which are the high yielding seeds. So it was implemented because the agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%. ये आपको पता ही है. The productivity in the agriculture sector was very low due to the use of outdated technology and absence of the required infrastructure. And India was forced to import food from the United States. सो हमारे इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या थी? हमें एक तो पता था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ लानी पड़ी. दूसरा हमें पता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हैड अ वेरी लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड इसीलिए इंडिया का डिपेंडेंस जो था फूड ग्रेन्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. इसीलिए वी हैड टू कम अप विद समथिंग लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट्स क्या क्या हुआ है? हमने अभी पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन मींस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द यूज ऑफ व्हाट? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हमने पढ़ा व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, जिसमें दो चीजें आती है, एक तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर एंड हाई डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो दैट द इंडिया वाज इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सबसे पहले आता है अटेनमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस. अब मार्केटेबल सरप्लस से आपका क्या मतलब है? सो ग्रीन रेवोल्यूशन resulted in marketable surplus. Marketable surplus refers to that part of the agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement. So farmers, पहले अभी हमने पढ़ा था कि farmers जो थे वो subsistence farming कर रहे थे, ये हमने initial point में पढ़ा था, जिससे हमारा मतलब क्या होता था subsistence farming से कि वो अपने ही बेनिफिट के लिए, अपनी ही कंजम्पशन के लिए फार्मिंग कर रहे थे. सो अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जब हाई यील्डिंग सीड्स आई, प्रोडक्शन बढ़ी, फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए, तो उनके पास एक सरप्लस आ गया. तो अपनी कंजम्पशन के बाद वो ये सरप्लस जो था ये मार्केट में सेल ऑफ कर सकते थे. सो ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस. Marketable surplus refers to that part of the agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement. कि अपनी consumption requirement के बाद वो ये surplus जो था वो market में sell off कर सकते थे. Second point, buffer stock of food grains. The Green Revolution enabled to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of फूड शॉर्टेज. कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से उनके पास बफर स्टॉक क्रिएट हो गया और ये जो बफर स्टॉक था ये हमारा फूड शॉर्टेज के टाइम पे यूज हो सकता था. बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप्स.
So as huge proportion of food grains was sold by the farmers in the market, their prices declined relative to the other items of consumption. The low income groups who used to spend a large percentage of their income on food benefit from this relative decline of प्राइसेस. अब क्या हुआ कि पहले जो था इंडिया में फूड ग्रेन का बहुत डेफिशिएंसी हो गई थी, तो फूड जो था वो जनरली यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट होता था, क्योंकि फार्मर्स तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, वो मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे. तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जब HYV सीड्स इंक्रीज हो गए तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो फार्मर्स वर एबल टू क्रिएट अ मार्केटेबल सरप्लस. अब जब मार्केट में वो एक्सेस फूड ग्रेन सप्लाई करते गए तो उनके जब सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो हमारे फॉल इन प्राइसेस हो जाता है. तो जो ये फूड ग्रेन्स जो पहले महंगे बिक रहे थे अब वो नॉर्मल पीपल को सस्ते में अवेलेबल हो गए. तो जब ये सस्ते में अवेलेबल हो गए तो लो इनकम ग्रुप्स, यानी जो थोड़ा सा लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, जो पहले फूड ग्रेन्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करता था, अब वो फूड ग्रेन्स पे कम स्पेंड करने लगा एंड उसकी जो परचेजिंग पावर फॉर द अदर गुड्स थी वो इंक्रीज हो गई. तो इसकी वजह से लो इनकम ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया था, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स वो पहले महंगे में खरीदते थे अब वही फूड ग्रेन्स उनको सस्ते में मिल रहा था इन कंपैरिजन टू दी अदर आइटम्स. तो ये हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. बेनिफिट्स क्या थे हमारे? बेनिफिट्स आपको इंपॉर्टेंट है याद करने: अटेनमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस, क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक एंड एडवांटेजेस टू द लो इनकम ग्रुप. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. सो agricultural revolution occurred primarily due to the miracle of new wonder seeds. जो ये HYV seeds थी इन्हें miracle seeds कहा जाता था. They were known as the new wonder seeds, which were the high yielding variety seeds which raised agricultural yield per acre to incredible heights. Further, to derive the benefits from the HYV seeds, Indian farmers needed to have reliable irrigation facilities and financial resources. तो अब बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में मेजर रेवोल्यूशन किस चीज़ की वजह से आया. ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ये एग्रीकल्चर में इतना रेवोल्यूशन आया. सो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हमारा मेजरली किसकी वजह से आया HYV सीड्स. ये वो मिरेकल सीड्स थी जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, मार्केट में एक सरप्लस जनरेट हो गया, फार्मर्स एक बफर स्टॉक क्रिएट करना शुरू हो गए. सो दीज सीड्स वर primarily the main reason for the agriculture revolution. अब इन सीड्स के सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए हमें रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए होती थी एंड फाइनेंशियल सोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि हमें यूज होते थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स. So what were the risk involved under the green revolution? अब ऐसा तो नहीं था कि green revolution हमें सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट देता. green revolution की वजह से कुछ रिस्क भी आए और ये रिस्क कौन से थे? हमारा पहला, the nation has immensely benefited from the green revolution but the technology was not free from risk. कि अब उसकी वजह से हमने बेनिफिट तो अचीव कर लिए but there was some amount of risk that was involved. First, the risk of pest attack. The HYV crops were more prone to attack by the pest. जो ये HYV crops थे ये ज़्यादा vulnerable थे to what? To the pest attack. So इनको generally जो वो कीड़े मकोड़े होते थे, जो pesticides होते हैं, basically pest होते हैं जो हमारे सारे food grains को, हमारी सारी farming और agriculture को spoil करते थे, वो HYV seeds पे ज़्यादा attack करते थे. So there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack. नेक्स्ट हमारा इसमें सेकेंड रिस्क क्या था? रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम inequalities. There was a risk that the costly inputs, that is HYV seeds and the fertilizers and the pesticides that were used required under the green revolution would increase the disparities between small and big farmers since the big farmers could afford the input.
पहला हमने क्या पढ़ा कि HIV सीड्स वर मोर प्रोन टू द पेस्ट अटैक। दूसरा हमने पढ़ा कि जो HIV सीड्स के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए होता था। फाइनेंशियल रिसोर्स क्यों चाहिए होता था? ताकि ये सीड्स खरीद सके, जो उसके साथ फर्टिलाइजर्स, उसके साथ पेस्टिसाइड्स लगने हैं वो खरीद सके। और ये जो खरीद सकता था, ये कौन खरीद सकता था? कि जनरली मिडिल या बिग फार्मर खरीद सकता था। स्मॉल फार्मर्स के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं होते थे कि वो ये सीड्स को खरीद सकें। तो इसकी वजह से देयर वर मोर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स। सो ये दो रिस्क हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में, HIV सीड्स की ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ डिड द गवर्नमेंट मेड श्योर दैट द स्मॉल फार्मर्स आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स वर आल्सो एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द green revolution. So the government provided loans at a very low interest rate to the small farmers so that they could also have access to the नीडेड इनपुट्स। अब गवर्नमेंट जो थी, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? स्मॉल फार्मर्स तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में इनइक्वालिटी आ रही थी। सो व्हाट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि हम जो ये स्मॉल फार्मर्स है ना, इनको इंटरेस्ट पे लोन देते हैं एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट दे कुड बाय दीज HIV सीड्स एंड बाय दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सिंस द फार्मर्स कुड ऑब्टेन the required input, the output on small farmers equaled the output of the large farmers in the course of time. As a result, the green revolution benefited the स्मॉल फार्मर्स। सो हमने इसमें पढ़ा कि जैसे गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि स्मॉल फार्मर्स को वो लोन प्रोवाइड करेंगे एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट दे कुड ऑल्सो बाय द फर्टिलाइजर्स एंड द सीड्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से फिर से वो इक्वालिटी हिट करने लग गई बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द बिग फार्मर्स एंड द रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी केम डाउन टू अ वेरी लो लेवल। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ HIV सीड्स। फिर हमने पढ़ा उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर मोस्टली पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए उस सेक्टर को ग्रो करने के लिए हमें कोई ना कोई रिफॉर्म लाना था। दूसरा हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे प्रिवेल कर रहा था बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड। और थर्ड हमने पढ़ा कि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा रिलायंस पड़ गया था फॉर द फूड सप्लाईज, क्योंकि इंडियन फार्मर्स उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा अटेनमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस, कि अब फार्मर्स अपनी कंजम्पशन के अलावा भी उतना प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि वो मार्केट में सेल ऑफ कर सके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि देयर वाज अ सरप्लस स्टॉक बीइंग क्रिएटेड, कि बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक क्रिएट होना शुरू हो गया कि इन केस अगर देयर इज फूड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज तो ये बफर स्टॉक हमारा यूज हो सके। और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था? एक बार थर्ड पॉइंट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप्स, की लो इनकम ग्रुप्स जो थे they were able to benefit more एंड बिकॉज जो हमारा फूड सप्लाईज था उनका कॉस्ट जो डिक्रीज हो गया था एंड लो इनकम ग्रुप्स की परचेजिंग पावर ऑन दी अदर गुड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन मेजरली किसकी वजह से आया, ये याद रखिएगा, इट वाज मेजरली ड्यू टू दी HIV सीड्स। तो ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है दैट स्टेट द मेन एग्रीकल्चर, द मेन रीजन फॉर द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन व्हिच वाज बेसिकली दी HIV सीड्स। HIV सीड्स के साथ हमें इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए थी और दूसरा हमें क्या चाहिए था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स रिक्वायर्ड। अब जिस चीज से हमें बेनिफिट हुआ उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो आए होंगे। तो ये कौन से 2 रिस्क थे? पहला रिस्क था जो HIV सीड्स थी, दे वर मोर प्रोन टू द पेस्ट, तो पेस्ट अटैक इन पे ज़्यादा जल्दी हो सकता था। और दूसरा था कि इसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स में एक बाइफोकेशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते थे HIV सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वो स्मॉल फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं होते थे। तो इसकी वजह से फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में इनइक्वालिटी आने लग रही थी।
उसके लिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये जो स्मॉल फार्मर्स थे इनको बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स वर एबल टू अफोर्ड द फूड ग्रेन्स। अब हम इस टॉपिक के ही लास्ट दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर यहाँ हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो क्लोज डाउन हो जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है, तो आप इसको ध्यान से एक बार रिवाइज भी करिएगा। सो व्हाट आर द मिरेकल सीड्स, हमने ये पढ़ा कि मिरेकल सीड्स होती क्या है बेसिकली हमारी, पहले भी मैंने इसको कवर किया, जो हमारी HYV सीड्स थी, हाई यील्डिंग सीड्स थी, ये हमारी मिरेकल सीड्स होती थी। सो मिरेकल सीड्स रेफर टू द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स which raise the agricultural yield per acre to incredible heights. So HYV seeds हमारी मिरेकल सीड्स थी बिकॉज इनकी वजह से हमारा पर एकड़ ऑफ प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट आइए, enable the statement explain the statement that the green revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stocks that could be used during the shortage। ये अभी आपने एक पॉइंट में अपने करा था, that was what were the benefits of green revolution। So green revolution resulted in manifold increase in the agriculture production and productivity। As a result, India was able to achieve self-sufficiency in food grains। Green revolution helped building a buffer stock which could be used in case of shortage of production। तो हमने ये प्रीवियसली भी अभी पढ़ा था कि इंडिया का आफ्टर द इंडिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गया था फॉर द फूड सप्लाईज। तो इसीलिए इंडिया का सेल्फ रिलायंस अपने फूड ग्रेन्स पे कहीं ना कहीं कम हो गया था। सो आफ्टर द एग्रीकल्चरल सेक्टर रेवोल्यूशंस, आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडियन फार्मर्स वर एबल टू क्रिएट इनफ सरप्लस। एंड ये सरप्लस जो क्रिएट होता था, फिर जब हमारा पीरियड आता था ऑफ डेफिशिएंसी, ये सरप्लस कुड बी यूज्ड इन दैट पीरियड of deficiency। So India was able to produce enough buffer stock to cater to the need of the shortage of supply in this पीरियड। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में अब कौन से पार्ट्स कर लिए हैं, आपने पढ़ा पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम में आपने 3 पार्ट्स पढ़े, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, द 4 बेसिक गोल्स, जिसमें आपने बात करी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी की। उसके बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे मूव हुए। एग्रीकल्चर सेक्टर की 2 मेजर रिफॉर्म्स क्या थी, एक लैंड रिफॉर्म और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में हमने किस चीज़ की बात करी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि जो भी इंटरमीडियरीज थे जैसे कि जमींदार्स वगैरह, उन सबको एलिमिनेट कर दो और जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स हैं, जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द फार्म है, उनको वो लैंड प्रोवाइड करना। और दूसरा हमने बात करी लैंड सीलिंग की। लैंड सीलिंग क्या कहता है कि लैंड की अपर लिमिट को फिक्स कर दो, कि एक पर्टिकुलर फार्मर, एक पर्टिकुलर जमींदार उस लिमिट से लैंड ओन एक्सीड करके लैंड ओन नहीं कर सकता। अगर आप उस लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं तो जो एक्सेस लैंड है वो गवर्नमेंट ले लेगी, और गवर्नमेंट ये एक्सेस लैंड किसको प्रोवाइड कर देगी, लैंडलेस कल्टिवेटर्स को। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमारा एक मेजर रेवोल्यूशन था इन टर्म्स ऑफ द HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या कहलाते हैं, हमारे मिरेकल सीड्स, बिकॉज इनकी प्रोडक्शन की इम्प्लीमेंटेशन से ही हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज कर पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट्स हुए, जैसे अटेनमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस, अटेनमेंट ऑफ बफर स्टॉक, लो इनकम ग्रुप, इसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को कैसे हेल्प किया, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर हमने एंड में पढ़ा कि जो हमने इतना क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर लिया था कि जो हमारा डेफिशिएंट पीरियड होता था वो इस सरप्लस क्रॉप से फुलफिल हो जाता था। तो आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली लर्न होएगा। की पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा एंड इनको एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप आप नेक्स्ट क्लास में ये सारा पार्ट रिवाइज करके आएंगे एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जो कि हमारे सब्सिडरीज के बारे में बात करता है और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करता है। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।